हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी 24,000 से अधिक आ चुकी हैं और उसमें जो है 3 साल यानी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन जो है एक्स्ट्रा मिल चुका है। और साथियों, इसके फॉर्म जो हैं वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भरे जाएंगे और उसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में प्रस्तावित है। तो साथियों, जनवरी 2023 में उसका एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित है और उसी के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक शानदार इतिहास की क्लास, जो कि प्राचीन इतिहास की है। और उसमें पढ़ेंगे आज हम वैदिक काल के बारे में, जो कि एसएससी जीडी में आपका यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनेगा, क्योंकि 20 नंबर की जीके जो है उसमें क्वेश्चन पेपर में आएगी। और उसका पैटर्न थोड़ा इस बार बदला गया है एसएससी जीडी का। पहले जो है वो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हुआ करते थे और 1/4 1/4 की माइनस मार्किंग थी। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 80 क्वेश्चन है 160 नंबर के और 1/2 यानी 0.5 माइनस मार्किंग है। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम होगा इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आज की शानदार क्लास। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे परिवार उन्नति क्लासेज में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल यानी वेदों का काल। उस दौर में वेदों का ज्ञान अच्छी खासा था। और वेद का मतलब यानी वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान होता है। क्या होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है और वनडे एग्जाम एसएससी जीडी में, और एक यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी जल्द ही आने वाली हैं और उसके लिए भी एक क्लास जो है वो शानदार रहेगी। तो एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन सकता है कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, ज्ञान होता है। तो साथियों, वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। और वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो साथियों, हम इन दोनों को आज इस क्लास में एक बार ही पढ़ेंगे और हमेशा के लिए याद कर लेंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से रखा है इसे, दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो साथियों, क्लास को जो है अच्छी लगे क्लास तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बीच में आपसे नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है इसका समय जो रहा 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहा। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहा। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। 600 बीसी मतलब आज 2000 में चल रहे हैं और इससे पहले 400 यानी 2400 वर्ष पहले क्या था, उत्तर वैदिक काल था। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। यानी व्यवसाय कि जो व्यक्ति जो जैसा व्यवसाय करता था उसी के हिसाब से उसे वर्ण में रखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो जाति के आधार पर हो गई। जाति के आधार पर हुई और 4 जातियां, 4 वर्ण रखे गए। वो कि 4 वर्ण वो थे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। क्षत्रियों का काम जो है, क्षत्रियों का काम हुआ करता था युद्ध करना और राजपाट करना। ब्राह्मणों का काम हुआ करता था पूजा पाठ करना और दान लेना। और वैश्यों का काम हुआ करता था व्यापार करना। और शूद्रों का काम हुआ करता था उन तीनों की सेवा करना। ये सब उत्तर वैदिक काल में था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। और ऋग्वैदिक काल में जो जमीन जो थी वो निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी।
जमीन निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ऐसा नहीं हुआ। जमीन जो थी वो निजी संपत्ति होने लगी। जमीन जो है बड़ी अच्छे से समझिएगा, क्लास शानदार होने वाली है। आपको वादा करता हूँ आज के बाद ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से सेट किया है इसे। ठीक है, जमीन ऋग्वैदिक काल में जमीन निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी, उत्तर वैदिक काल में जमीन जो है वो निजी संपत्ति हो गई। और ऋग्वैदिक काल में जब लड़ाइयाँ जो हुआ करती थी वो मवेशियों के लिए हुआ करती थी, यानी जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ऐसा हुआ कि लड़ाई जो थी वो जमीन के लिए होने लगी। इसके लिए, जमीन के लिए, और लोग जो है वो जमीनों को कब्जा करने लगे, लोग जमीन को कब्जा करने लगे। और ऋग्वैदिक काल में समता मूलक समाज हुआ करता था, यानी कबीलाई समाज हुआ करता था, और प्रत्येक कबीले का एक सरदार हुआ करता था, प्रत्येक कबीले का एक सरदार हुआ करता था। और ये कोई वंशानुगत नहीं था, कबीला सरदार जो था कबीले का वो वंशानुगत नहीं हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ऐसा हुआ कि समाज जो था वो 3 प्रमुख संस्थाओं में बटा, और सभा, समिति और विधत बनी। सभा जो थी, सभा में बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, और समिति राजनीतिक हुआ करती थी, और विधत जो था वो एक प्राचीन संस्था थी। और इधर कबीलाई समाज था, और यहाँ पर आते आते राजा होने लगे, यहाँ पर राजा होने लगे, और राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया। और यहाँ पर इधर लोग शुद्ध शाकाहारी, यानी ऋग्वैदिक काल में लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करते थे। लेकिन इधर यहाँ पर लोग हर तरीके का भोजन करने लगे। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर यानी ऋग्वैदिक काल में अतिथि यानी मेहमान को गोहंता कहते थे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का, कि ऋग्वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा करते थे, अतिथि को क्या कहा करते थे? तो अतिथि को जो है गौहंता कहा करते थे। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो कि आने की संभावना अधिक है। पिछले कई वर्षों से ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, तो इस बार प्राचीन भारत से सवाल जो है वो अवश्य बनेगा। सवाल बनेगा, अतिथि को क्या कहा करते थे? तो अतिथि को गोहंता कहते थे। क्या कहते थे? अतिथि को गोहंता कहते थे। और गाय को अघन्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है ना मारने वाला पशु, यानी जो मारने योग्य नहीं है। यानी गौ की हत्या जो थी वो प्रतिबंधित थी। कहाँ, कब? ऋग्वैदिक काल में गाय की हत्या नहीं की जाती थी, और गाय की हत्या करने वाले को पाड़ी कहा जाता था। क्या? पाड़ी कहा जाता था। और पशु चोर को भी पाड़ी कहा जाता था, है ना? पशु चोर को पाड़ी कहते थे। ठीक है। और गाय के लिए मंत्र सबसे अधिक थे। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए मंत्र जो थे वो सबसे अधिक थे। और जो 33 देवी देवताओं का वर्णन जो है वो ऋग्वैदिक काल में ही है। और ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुल कहा जाता था। क्या? कुल कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुल कहा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये यूं समझिएगा कि सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्लास थ्योरिकल है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? कुल कहते थे। और ऋग्वैदिक काल में जो मनोरंजन का साधन जो हुआ करता था वो घुड़दौड़, यानी घोड़ों की दौड़, रथ दौड़, यानी रथ दौड़ाए जाते थे, है ना? इस तरीके से ये सारे ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के साधन थे। और ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहा करता था तो उसे क्या कहते थे? उसे अमाजु। ये क्वेश्चन आया है, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
कि ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता था तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे साथियों अमाजु कहा जाता था। कब? ऋग्वैदिक काल में। तो साथियों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में एक बात और है कि ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर कोई राजा नहीं था, कोई राजा नहीं था। और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कोई भी किसी प्रकार का कर नहीं दिया जाता था, ना ही कोई कर था, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज था। और उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज जो है कबीलाई समाज नहीं रहा और यहाँ पर राजा होने लगे और यहाँ पर जो था वो बलि नामक कर लगाया गया। कैसा कर? बलि नामक कर लगाया गया। और बलि नामक कर जो था वो स्वैच्छिक था। इसकी इच्छा हुआ करती थी वो देता था और नहीं इच्छा हुआ करती तो नहीं भी दिया करता था। और मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पर समाज जो था वो 4 भाग में बट गया। कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और साथियों उत्तर वैदिक काल में शूद्र के जो है वो घंटी और झाड़ू बांध दी गई ताकि इसकी जो है पहचान रहे। क्योंकि आपके हिसाब से कैसा था आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये गलत ही था, है ना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को समाज से अलग करना गलत ही होता है। और साथियों एक क्वेश्चन आता है कि सभा एवं समिति जो है प्रजापति की 2 बेटियां कहीं गई। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 बेटियां थीं, तो उत्तर वैदिक काल में थीं या फिर ऋग्वैदिक काल में? तो शानदार क्वेश्चन है कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 बेटियां थीं जो कि उत्तर वैदिक काल में थीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स माई फ्रेंड। और साथियों यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये बुराइयां बनी समाज की और बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा शुरू हो गई और स्त्रियों की स्थिति जो थी वो दयनीय होने लगी। और प्यारे साथियों उत्तर वैदिक काल में पढ़ने को मिलते हैं हमें 4 तरीके के आश्रम। 4 तरीके के आश्रम पढ़ने को मिलते हैं जो कि है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो था वो 1 वर्ष से लेकर के यानी जन्म से 25 वर्ष तक जो व्यक्ति था वो ब्रह्मचर्य रहा करता था। और उसके बाद वो 26 वर्ष से 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक यानी 26 वर्ष की आयु में वो शादी वादी कर लिया करता था। और 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक वो गृहस्थ जीवन जिया करता था। और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम जो था वो 51 से 75 वर्ष और सन्यासी आश्रम जो था 75 वर्ष से अधिक आयु में सन्यासी आश्रम जो है व्यक्ति अपना लिया करता था। सन्यासी आश्रम 75 वर्ष से अधिक में अपना लिया करता था। प्यारे साथियों यहाँ से बहुत ही अच्छा सवाल बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? आपको दिया जाएगा 4 ऑप्शन दिया जाएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 से 25 वर्ष की आयु जो है वो किस आश्रम में रही। तो आपको पता है ना कब ब्रह्मचर्य आश्रम में रही, तो आप फटाक से टिक कर दोगे। या पूछा जा सकता है, चारों आश्रम ऑप्शन में मिलेंगे आपको और आपसे क्वेश्चन में रख दिया जाएगा कि बताइए कि 75 वर्ष से अधिक की आयु किस आश्रम में मानी गई उत्तर वैदिक काल में। तो प्यारे साथियों आपको पता है, आप लगाओगे क्या? सन्यासी आश्रम। और प्यारे साथियों जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस तरीके के शब्द जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही माने गए हैं। तो प्यारे साथियों आशा करता हूँ
ये क्लास आपको बहुत 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 ही अच्छी लगी होगी। एक बार क्लास को फिर से देखिएगा, क्लास शानदार है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे लिखावट में कोई तकलीफ हुई हो समझने में, तो मैंने आपको हर जगह पे बोला है, तो आप वीडियो जो है दोबारा देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ लगता है कुछ कमी रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। और ये थी साथियों क्लास SSC GD के लिए एक रामबाण क्लास है। इस अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, उत्तर वैदिक काल से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो प्यारे साथियों इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो साथियों कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन्नति करिए, मेहनत करिए, उन्नति करिए और जुड़िए हमारे साथ और अपने साथियों को भी जोड़िए। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत।